मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट 4, जिसमें थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल एंड कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन है, उसको पढ़ेंगे। अर्थात थर्मोडायनेमिकल विभव एवं रुद्रोष विचुंबक के द्वारा शीतलन कैसे प्राप्त किया जाता है, इसकी थ्योरी कुछ पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हम जानते हैं कि किसी निकाय की अवस्था को परिभाषित करने के लिए हमारे पास कुछ वेरिएबल्स रहते हैं, जैसे टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा और एंट्रोपी। ये कुछ वेरिएबल्स हैं, ये इसको हम थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स कहते हैं और इससे हम किसी निकाय की अवस्था को परिभाषित कर सकते हैं। मगर हमें इन थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स के अलावा भी कुछ और चीज़ें चाहिए हमें, जैसे जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल, जो एक अदिश राशि है और इसका किसी निकाय की अवस्था को परिभाषित करने के लिए इनकी भी ज़रूरत होती है। चार थर्मोडायनेमिकल विभव होते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी यू। ये एक कार्य करने की क्षमता को बताता है, या कितनी ऊर्जा को वो रिलीज़ करता है, उसकी क्षमता को इंटरनल एनर्जी से परिभाषित किया जाता है। एक होता है गिब्स एनर्जी, और ये नॉन मैकेनिकल वर्क, यानी जो कार्य जो नॉन मैकेनिकल है उसको परिभाषित करता है। एंथैल्पी नॉन मैकेनिकल वर्क है, प्लस कितनी वो ऊष्मा को रिलीज़ कर सकता है उसके बारे में बताता है। और ऐसे ही हेलमेट्स फ्री एनर्जी इस कैपेसिटी मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल कार्य करने की क्षमता को बताता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल इन विभवों के बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। आंतरिक ऊष्मा U, जिसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, हम जानते हैं कि ये फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉम्बिनेशन है, और इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में du=T/ds-P/dv लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पूर्ण डिफरेंशियल है, इसको इसलिए इस रूप में सकता। अब ये देखना चाहता हूँ कि एडियाबैटिक प्रोसीजर रुद्रोष्मकार प्रकरण में इसका मान हम कितना होगा। हम ये जानते हैं कि डी क्यू रुद्रोष प्रकरण में डी क्यू का मान 0 होता है, तो इसका मतलब है कि आंतरिक ऊर्जा -P/dv के बराबर हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा का परिभाषित होता है कि आंतरिक ऊर्जा में जो ऊर्जा कार्य होता है वो इंटरनल एनर्जी के हाफ से ही होता है। इसी तरह एक सम आयतनी रुद्रोष प्रक्रम में हम कह सकते हैं कि dv=0। सम आयतनी में होगा तो dv का मान स्थिर रहेगा, तो dv=0 और dq=0, और इसका मतलब है कि du का मान 0 हो जाता है। और अगर du का मान 0 है, इसका मतलब है कि u कांस्टेंट हो जाएगा। यानी सम आयतनी रुद्रोष प्रक्रम में इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा का मान स्थिर रहता है। इसी तरह मैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को डिफाइन कर सकता हूँ मैथमेटिकली, F=u-T/ds। अब ये हम जानते हैं u, Ts सब परफेक्ट डिफरेंशियल है। इसको डिफरेंशिएट करूँ तो मैं dF=du-Tds-STd लिख सकता हूँ। आंतरिक ऊर्जा हम जानते हैं कि du=Td। इसके अंतर में हम अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट पहुंच सकते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के लिए, वो हो जाएगा dF=-STd-PdF। अब हम ये देखते हैं कि ये इक्वेशन एक हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का इक्वेशन आ जाता है, और ये हम देखते हैं कि एक उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में इसका मान कितना होगा। समतापी प्रक्रम अगर है तो dt का मान 0 हो जाएगा, और ये अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो df का मान -P/dv या P/dv -df हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि रिवर्स उत्क्रमणीय आइसोथर्मल प्रक्रम में इसका मतलब होता है कि डिक्रीज इन थर्मल हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी हो जाएगा। सम आयतनी समतापी प्रक्रम के लिए
डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो और डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर इसको हम कह सकते हैं कि डी एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी इस प्रक्रम में समतापी समायतनी प्रक्रम में आइसो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का मान स्थिर रहता है। इसी तरह मैं एंथैल्पी का एक और एनर्जी एंथैल्पी को परिभाषित कर सकता हूँ, और एंथैल्पी इज इक्वल टू, जैसे हमने जूल थॉम्सन प्रक्रम में परिभाषित किया था कि H इज इक्वल टू यू प्लस पी डी वी, और ये सब कांस्टेंट हैं, तो मैं इसका मान निकाल सकता हूँ डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी वी। अब इसमें सम दाबी प्रक्रम में, रिवर्सिबल सम दाबी प्रक्रम में मैं अगर इसका मान निकालना चाहूँ तो डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये हो जाएगा डी एच इज इक्वल टू टी डी एच इज इक्वल टू डी, यानी हम कह सकते हैं सम दाबी प्रक्रम में जो एंथैल्पी का परिवर्तन होता है वो उसके जितनी ऊष्मा उसने ऑब्जर्व करी है, जो उसने ली है, उसके बराबर होता है। इसी तरह समदाबी रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए डी पी का मान शून्य हो जाएगा, डी क्यू का मान ज़ीरो हो जाएगा और डी एच का मान ज़ीरो हो जाएगा, तो एच कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि एंथैल्पी का मान एक रिवर्सिबल समबारी रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए स्थिर रहता है। इसके बाद आती है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को हम परिभाषित करते हैं जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस के रूप में, और अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं और इसका अल्टीमेट डी एच का मान इसमें पुट करके मेरे पास गिब्स फ्री एनर्जी का जो चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी में जो परिवर्तन है उसका मान डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। इस इक्वेशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि समायतनी समबारिक प्रक्रम में डी टी का मान शून्य होता है, डी पी का मान शून्य होता है। इससे ये मान अगर इसके इक्वेशन में पुट करें तो डी यू इज इक्वल टू ज़ीरो और जी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस प्रक्रम में ये आइसोथर्मल में ये स्थिर रहता है। अब हम इसके कुछ इनके आपस में रिलेशन निकाल सकते हैं। ये अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि ये सारे पूर्ण डिफरेंशियल्स हैं, तो ये पूर्ण डिफरेंशियल अल्टीमेटली हमें ये सारे प्रक्रम हमें मैक्सवेल्स के रिलेशन के को इन पोटेंशियल से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल हमने जो इक्वेशन है उसको मैं डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट करने के बाद, और हम ये जानते हैं कि क्योंकि जो विभव है वो पूर्ण डिफरेंशियल है, उससे मैं इन इक्वेशंस को नहीं, इसके बारे में आपको मैक्सवेल जब दिखा रहा था तो उसके बारे में थोड़ा बता चुका हूँ। तो ये मैक्सवेल इक्वेशन मैंने इनको डिराइव किया और मेरे पास अल्टीमेटली डी टी बाई डी जो इंटरनल एनर्जी से मेरे पास इसका पहला इक्वेशन, इंटरनल एनर्जी को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ पूर्ण, तो इससे मेरा मैक्सवेल का पहला थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन आ जाता है। इसी तरह अगर मैं थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल F को डिफ्रेंशिएट करूं तो इससे अगर मैं वो सारे को मान पुट करूं, मेरे को पता ही है, और इसको मैं परफेक्ट डिफरेंशियल के रूप में करूं तो मेरे पास इसका सेकंड थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन आ जाता है, क्योंकि उस इक्वेशन जो मैंने इसकी परिभाषित करने के लिए निकाली थी उसको जब डिफरेंशिएट करता हूँ तो डी वी बाई डी एच माइनस एफ, और ये अगर अपने थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन में पुट करूँ तो मेरे पास इसका सेकंड थर्मोडायनेमिकल, मैक्सवेल का सेकंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन आ जाएगा। इसी तरह एंथैल्पी एच को एस और पी का फंक्शन होता है, तो मैंने इसको ये माना, डिफरेंशिएट किया और इनमें एस और पी कांस्टेंट रहता है, डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास मैक्सवेल का थर्ड थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन आ जाता है, जो आपको मैंने इस स्लाइड्स में दिखा रखी है। इसी तरह एक थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल गिब्स फ्री एनर्जी पी और टी का फंक्शन होता है, मैंने इसमें कांस्टेंट होते हैं, इसको डिफरेंशिएट किया और इससे मेरे पास मैक्सवेल इक्वेशन का था। ये सारी इक्वेशंस मैंने आपको सिर्फ रिपीट किए हैं। अपन जब मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस पढ़ रहे थे उस इक्वेशंस में, उस चैप्टर में मैंने, उस लेसन में मैंने ये सारी डिटेल्स आपको
पर शेयर कर रखी है। अब हम इन चारों इक्वेशन से इनका रिलेशन निकाल सकते हैं कि हमारे पास थर्मोडायनेमिकल रिलेशन एस टी पी हुई, ये हम इनके रूप में, इन थर्मोडायनेमिकल इक्वेशंस के रूप में निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको इस स्लाइड में आप देखें कि एस का मान माइनस डेल जी बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल एफ बाई डेल टी। ये सारी इक्वेशन इसी तरह हम कहते हैं कि जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं को हम थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और ये सारी रिलेशंस आपको मैंने, जो हमारे पास चार थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स थे, उनको मैंने चार थर्मोडायनेमिकल एक पोटेंशियल्स के रूप में परिभाषित किया है। इसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम रुद्रोष विचुंबकीय द्वारा किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का शीतलन करना चाहते हैं। ये एक डिबाय ने 1926 में एक थ्योरेटिकली एक प्रोसेस बनाया था कि किसी अन्य विचुंबकीय पदार्थ का अगर हम विद्रोष रुद्रोष विचुंबकन करें तो उसका टेम्परेचर, ताप बहुत कम होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनका चुंबकीय बहुत कम होता है। तो हमने पहले तो क्या किया कि एक अपैरेटस इस टाइप का लिया है डिबाय ने। हमने एक चुंबकीय पदार्थ को एक वेसल ए में रखा, जिसके अंदर हमने सारी की सारी लिक्विड हीलियम डाली। लिक्विड हीलियम के डालने के बाद पहले हमने इसका चुंबकन किया। चुंबकन करने से उसके जो सारे जो पदार्थ हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ में अलाइन हो जाते हैं। और जो हीट जो प्रोड्यूस होती है, जो ऊष्मा जो प्रोड्यूस होती है, उसको हम लिक्विड हीलियम डालकर निकाल लेते हैं। जो अब हमने क्या किया कि अब हम उसके दौरान अब चुंबकीय क्षेत्र को, जब वो पूरा का पूरा चुंबकित हो जाता है, तो हमने उस हाइड्रोजन गैस पास करके जो ऊष्मा उत्पन्न हुई थी उसको निकाल लिया। और उसको फिर हमने ऊष्मा, फिर जो हीट है, जो हाइड्रोजन गैस जो थी, उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब और हाई वैक्यूम पंप से उसको इंसुलेट कर दिया, यानी अब ना तो वो पदार्थ ऊष्मा ले सकता है, ना ऊष्मा उसमें दी जाए। अब इस स्थिति में उस मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र जो हमने लगाया था, उसको हमने हटा दिया। अब एडियाबैटिक रुद्रोष विचुंबकीय होता है, और ये हम ये पाया है कि उसका जो ताप है वो उसके बहुत कम हो जाता है, या इससे हमें शीतलन प्राप्त होती है। और जो ताप हमें मिलता है उसको हम क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी लॉ से डिटरमाइन कर सकते हैं, वो C/T होता है। ये हैंस ने कुछ और टेम्परेचर, और उसमें ये देखा था कि 0.002 K तक हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसकी थ्योरी हम पढ़ना चाहते हैं कि जब किसी अर्ध चुंबकीय पदार्थ को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कि जो अलाइन हो जाते हैं, जो मैग्नेटिक डायपोल्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अलाइन में, इस प्रोसेस में अलाइन हो द मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो जाता है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में निकाल सकता हूँ। ये पाया गया है कि वो चुंबकीय क्षेत्र के और ताप के अनुक्रम है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रोपोर्शनल है और ताप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने पर मेरे पास एक C आ जाता है, तो मैं I=C/H/T कर सकते हैं, जो C इज़ कांस्टेंट, जिसको हम क्यूरी कांस्टेंट कह सकते हैं। अब अगर हमारे पास एक अगर हम आयतन V लेते हैं और किसी एक मोल का सब्सटेंस लेते हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमें पता है कि किसके बराबर हो जाएगी, M=I/V। तो अब इस पहले इक्वेशन में
हम आई का मान रखें तो मेरे पास m का मान हो जाएगा m इज इक्वल टू CVH/T। अब अगर मैं एक पैरामेडिक पोल लूँ तो मैं एक ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये इसको हम कहते हैं कि इसका बिहेवियर जो है वो एक गैस के टर्म्स में, ये थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स के रूप में लिया जा सकता है। मगर हम जानते हैं कि अगर P रिजल्ट्स इन हमें उस इक्वेशन में ये पता था P और V का जो रिलेशन है कि अगर P इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम में कम होता है, मगर इस केस में अगर H बढ़ता है तो M का मान भी बढ़ता है। और तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं P को -H से और V को M से रिप्लेस करूँ इन मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन में, तो मेरा इक्वेशन पैरेलल ये हो जाएगा, इस रूप में लिख सकता हूँ del T/del H। वही इक्वेशन है S, और यह उसमें माइनस साइन नहीं था, यहाँ -N, V की जगह मैंने M डाल दिया और P की जगह -H डाल दिया, तो del T/del H इक्वल टू -del M/del। इसको मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन के रूप में लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ del T/del H। अब इसको मैं दोनों नीचे ऊपर नीचे से T से मल्टीप्लाई कर दूँ कि अब मैं इसको ऊपर नीचे T से फिर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और हम ये जानते हैं कि T/ds इज इक्वल टू del T, तो वहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी। यानी मैं लिख सकता हूँ कि del T/del H इज इक्वल टू -T/CH del M/del T, जहाँ मैंने किया del T/del को स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस फॉर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड H लगा दिया। अब ये अगर यही प्रोसेस मैं एडियाबैटिकली कैरी आउट करूँ तो हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर में कितना परिवर्तन आएगा, ये मेरे को निकालना है। तो इस इक्वेशन में मैं इसको थोड़ा सा सब्सटीट्यूट कर दूं, तो del T इज इक्वल टू -T/CH dm इज इक्वल टू del T ये हो जाएगा। इसके बाद मैंने अगर फील्ड का मान H1 से H2 तक परिवर्तित करूँगा तो मैं उपरोक्त इक्वेशन को H के साथ इंटीग्रेट करूँगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा del T इज इक्वल टू -T/CH H1/H2 del M/del T del H। अब डिफरेंशियल इस इक्वेशन को जो हमारा थर्ड इक्वेशन है इसको T के साथ डिफरेंशिएट करूँ तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। ये सारी मैथमेटिक्स है जो आपको इस स्लाइड में दिख रही है, सिंपल मैथमेटिक्स है, आप देख लीजिए तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा del T। ये सारे इक्वेशन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आपको इस स्लाइड में सिंपल सब्स्टिट्यूशन है या इसको। तो अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड 0 से लेकर H तक करें तो अब हमारे पास जो टेम्परेचर चेंज है वो del T जाएगा CV/H, ये इक्वेशन आ जाएगा। अब ये इक्वेशन से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि पैरामेडिक सब्जेक्ट्स के टेम्परेचर, ये हमारे पास क्यूरी इक्वेशन या ये जो फाइनल इक्वेशन है कि विद्रोह के चुंबकीय से हमारे पास कितना टेम्परेचर का परिवर्तन है। वैसे इसका डिटेल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जो आपका जो दूसरा चैप्टर है ये तो मैक्सवेल्स इक्वेशन के साथ आपको एक इसका डेरिवेशन था वो है, यही चीज़ आप प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर में भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें दो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ का टेम्परेचर किसके का मैग्नेटाइजिंग फील्ड के कम होने से कम होता है, और जितना इनिशियल H बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा हमें टेम्परेचर डिफरेंस बताता है। ये हम विद्युत चुम्बकीय का इक्वेशन है, ये हमारे इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।